we are starting with new chapter, that is joint products and byproducts. ये चैप्टर जो है is extension of the chapter process costing. You will see that कोई क्वेश्चन में तो वो लोग आपको प्रोसेस अकाउंट भी बनाने बोलेंगे, जो हम लोग ने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में किया हुआ है. सो दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग कि भाई दिस चैप्टर इज एक्सटेंशन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर. हम लोग ने प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में क्या पढ़ा था कि देयर इज वन रॉ मटेरियल विच हैज टू पास थ्रू two or more processes before it becomes finished goods. Now, say for example, हम लोग एक प्रोसेस का बात करते हैं, कोई भी प्रोसेस है, that is not important. But the discussion here is कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस खत्म होने के बाद at the end of the process more than one products are emerging, and if more than one products are emerging, such products in this chapter are called as joint products. So what are joint products? Very simple. Joint products are those products which are emerging out of common manufacturing process. So when I say common manufacturing process, उसका मतलब क्या है? ये प्रोसेस में जो मटेरियल जा रहा है, ये प्रोसेस में जो लेबर काम कर रहा है, ये प्रोसेस में जो ओवरहेड्स पे खर्चा हुआ है, वो सब कॉमन है. मतलब there is a common material, there is common labor and there is common overheads. Just for example, ताकि तुमको अच्छे से समझे, suppose mother is giving birth to twins. तो जब वो मदर के पेट में है तो मदर जो खा रहे हैं, that is for both ना, common material. So मटेरियल कॉमन है, लेबर कॉमन है, ओवरहेड्स कॉमन है. ये जो टोटल अगर आप करोगे, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स, दिस टोटल इज नथिंग बट गोइंग टू बी कॉल्ड एज what is it going to be called as? जॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट. फैक्ट्री कॉस्ट हम लोग कॉस्ट शीट चैप्टर में पढ़ा है. व्हाट इज फैक्ट्री कॉस्ट? अगर कॉस्ट शीट आप स्टार्टिंग से चालू करोगे तो डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट. प्राइम कॉस्ट में यू विल ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स. तो जो टोटल है दैट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट. So why it is called as factory cost? It is called as factory cost because इसके अंदर मटेरियल भी है, लेबर भी है और ओवरहेड्स भी है. ऑफ कोर्स यहाँ पे जो हम लोग ओवरहेड्स का बात कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज विच ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फैक्ट्री कॉस्ट. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज जॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट? व्हाई द वर्ड जॉइंट हैज बीन यूज्ड? बिकॉज इट इज कॉमन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ producing joint products. And what are joint products? Joint products are those products which are emerging out of common manufacturing process. तो say for example, मेरे एग्जाम्पल में 3 joint products बनते हैं, A, B, C. And this is quite possible in say for example dairy industries. Dairy industry में एक common raw material है, suppose milk. अब milk को तुमने प्रोसेस किया तो मिल्क को प्रोसेस करने के बाद उसमें से क्रीम निकलेगा, स्किम्ड मिल्क निकलेगा, तो 2 प्रोडक्ट मिल गए. वन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस हियर कि ये जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं एट द एंड ऑफ द प्रोसेस,
बोथ आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. बोथ आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस मतलब क्या? मतलब कंपनी को ए भी चाहिए और बी भी चाहिए और सी भी चाहिए. ऑल आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. सो ये ए बी एंड सी हमारे एग्जाम्पल में, दीज प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज joint products basically because they are resulting out of common manufacturing process. This is the only reason why they are called as joint products. और जो खर्चा भी किया है वो कॉमन है, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज विच फैक्ट्री कॉस्ट? joint factory cost. So what is joint factory cost? It is common manufacturing cost of producing joint products. अब ये चैप्टर में थोड़े वर्ड्स या थोड़े टर्म्स है वो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे. तो ऑलरेडी मैंने 2 टर्म्स तो बता दिए जो फ्रीक्वेंटली यूज होंगे. व्हाट इज फर्स्ट थिंग दैट विल बी फ्रीक्वेंटली यूज? फ्रीक्वेंटली यूज्ड विल बी जॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट. तो ये पहला वाला वर्ड फ्रीक्वेंटली यूज होगा. सेकंड वर्ड क्या फ्रीक्वेंटली यूज होगा? joint products. Now there is one more thing that will be used frequently. The point at which joint products emerge. Point at which joint products emerge is called as what is this point called as? Split off point. ये काफी frequently use होगा in all the questions. This is called as split off point, or it is called as point of separation. What is it called as? Point of separation. But हम लोग frequently उसको split off point बोलेंगे. दोनों का meaning same है. तो what is split off point? Split off point is that point, मतलब मैं आपको easy language में बोलूँ, बाद में technical language में बोलूँगा. Split off point is that point at which joint products emerge. अब मैं उसको technical definition. What is split off point? Split off point is a point at which joint products can be economically identified. Split off point is that point at which joint products are economically identified. तब तुमको पता चल रहा है ओके चलो ये प्रोडक्ट मुझे मिला. तब तक कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ही चल रहा है. सो कॉमन मैन्युफैक्चरिंग, आप डेयरी इंडस्ट्री का एग्जांपल याद रखो, आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ. सो डेयरी इंडस्ट्री में देयर आर सो मेनी जॉइंट प्रोडक्ट्स. मतलब एक कॉमन प्रोसेसिंग होता है, जैसे ही वो प्रोसेसिंग खत्म होता है मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आर एमर्जिंग. मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आर एमर्जिंग. ईच सच प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट. एंड जॉइंट प्रोडक्ट्स, दैट इज वाई ये जो प्रोसेस है, नेक्स्ट टेक्निकल टर्म जो ये लोग यूज करेंगे, ये जो प्रोसेस है दैट विल बी कॉल्ड एज जॉइंट प्रोसेस, और इट विल बी कॉल्ड एज जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. सो यहां पे 4 वर्ड्स मैंने यूज किए हैं. व्हाट इज वर्ड या व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? जॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट. व्हाट इज सेकंड? जॉइंट प्रोडक्ट्स. व्हाट इज नंबर 3? जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. व्हाट इज नंबर 4? स्प्लिट ऑफ पॉइंट और पॉइंट ऑफ सेपरेशन. नाउ क्वेश्चन आता है कि ये चैप्टर में हमको करना क्या है. ये चैप्टर में हमको क्या करना है, उसके लिए आई एम टेकिंग अनदर एग्जाम्पल. मतलब इसी एग्जाम्पल को मैं कंटिन्यू करता हूं. सपोज देयर इज अ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ठीक है, देयर इज अ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ये जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एंड पे 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स एमर्ज होता है, ए, बी एंड सी. 3 joint products are emerging at the end of a joint manufacturing process. और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया such end of joint manufacturing process. So ये point को हम क्या बोलते हैं? Split off point. What is this called as? Split off point. और ये joint manufacturing process में
जो खर्चा किया है, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा किया है, दैट इज कॉल्ड एज जॉइंट कॉस्ट, और यू कैन से जॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अलग अलग नाम से वो लोग बुला लेते हैं, हम लोग बोलेंगे इट इज कॉल्ड एज जॉइंट कॉस्ट। कॉमन मटेरियल, कॉमन लेबर, कॉमन ओवरहेड्स। लेकिन प्रोसेस खत्म हुआ, उसके बाद मोर देन वन प्रोडक्ट्स आर एमर्जिंग, सच प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एज जॉइंट प्रोडक्ट्स। सो ए बी सी इज जॉइंट प्रोडक्ट। तो ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। अब तीन पॉसिबिलिटी, तीनों पॉसिबिलिटी मैं इसी एग्जांपल में डिस्कस कर लेता हूं, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चैप्टर में बेसिकली करना क्या है। ये पूरे चैप्टर में दो ही चीज करना है। सो इट इज वेरी सिंपल, वेरी मोनोटोनस चैप्टर। हर क्वेश्चन में आपको ये दो चीज ही करने बोलेंगे एट द मोस्ट। पॉइंट नंबर 1, उसके लिए तुम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो जॉइंट प्रोडक्ट्स एमर्ज हुए हैं ए बी सी आउट ऑफ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो तीन पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, जॉइंट प्रोडक्ट ए, जॉइंट प्रोडक्ट बी एंड जॉइंट प्रोडक्ट सी। अब ये तीनों सेपरेट प्रोडक्ट्स हैं, दिस कैन बी इकोनॉमिकली आइडेंटिफाइड कि भाई ओके मेरे पास ए करके एक प्रोडक्ट है, ओके मेरे पास बी करके एक प्रोडक्ट है, एंड सी करके एक प्रोडक्ट है। केस नंबर 1, जॉइंट प्रोडक्ट ए को हम स्प्लिट ऑफ पे ही बेच देते हैं। व्हाट इज केस 1? के प्रोडक्ट ए को हम स्प्लिट ऑफ पे ही बेच देते हैं, मतलब ए को हम आगे कुछ नहीं कर सकते, मतलब ए इज इन इट्स फिनिश्ड स्टेट, ए इज इन इट्स फिनिश स्टेट, मतलब ए प्रॉपरली मार्केट में हम बेच सकते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में ए का मार्केट है। दैट इज केस नंबर 1। व्हाट इज केस नंबर 2? केस नंबर 2 इज बी इज इन इट्स रॉ स्टेट, मतलब बी को ये स्टेज पे हम बेच नहीं सकते, देयर इज नो मार्केट फॉर बी एट दिस स्टेज। तो बी को क्या करना पड़ेगा? सो बी को आगे फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। दैट इज अनदर वर्ड दैट दे विल यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। बी इज सब्जेक्ट टू व्हाट? फर्दर प्रोसेसिंग। बी इज सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग। सो हो सकता है बी को ये लोग दूसरे प्रोसेस में लेके जाएंगे। से फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 इज जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मटेरियल कॉमन, लेबर कॉमन, ओवरहेड्स कॉमन। लेकिन प्रोसेस 1 खत्म होने के बाद 3 प्रोडक्ट्स मुझे मिल रहे हैं, और वो तीनों प्रोडक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। ट्विंस पैदा होते हैं तो तीनों अच्छे लगते हैं, दोनों अच्छे लगते हैं रादर। तो मुझे यहाँ पे ए भी चाहिए, बी भी चाहिए और सी भी चाहिए। नाउ प्रोडक्ट ए कैन नॉट बी प्रोसेस फर्दर। प्रोसेस मतलब प्रोडक्ट ए को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी फिनिश स्टेट में है, तो ए का मार्केट है, तुम उसको बेच दोगे। व्हाट इज केस नंबर 2? बी का मार्केट है ही नहीं ये स्टेट पे, मतलब बी इज इन क्रूड फॉर्म, रॉ फॉर्म, मतलब बी को तुम ये स्टेट पे बेच नहीं सकते, मतलब बी को आपको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। सो फर्दर प्रोसेस करोगे तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी लगेगा। लाइक फॉर एग्जांपल ट्विंस पैदा हो गए, तो पैदा होने के बाद हर एक को अलग अलग वैक्सीनेशन लगाओगे, हर एक का खाना अलग हो जाएगा, हर एक का कपड़ा अलग हो जाएगा। सो आगे फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट विल बी सेपरेट। यस और नो? सो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। लेकिन बी में ऑप्शन नहीं है, बी में कंपल्सरीली आपको फर्दर प्रोसेस करना पड़ेगा। सो बी को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो B1 मिलेगा। That is a final version of B1. So further process करने के बाद B को हम लोग बेच सकते हैं। That is case number 2. केस नंबर 3 में C करके एक प्रोडक्ट है। अब C में ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1, C कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। C कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, मतलब सी को हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेच सकते हैं, उसका मार्केट है। लेकिन सी को फर्दर प्रोसेस भी करके बेच सकते हैं, मतलब उसको और रिफाइन करके उसका एक नया वर्जन, सम प्रोसेसिंग तुम कर सकते हो ताकि सी को तुम C1 करके भी बेच सकते हो। मतलब सी में ऑप्शन है ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग, लेकिन बी में ऑप्शन नहीं है। बी has to be further processed and C
can be or may be further processed. C may be further processed into C1, लेकिन B has to be further processed into B1. B में ऑप्शन नहीं है. अगर कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं सी को हम फर्दर प्रोसेस करेंगे, तो सी को अगर आप फर्दर प्रोसेस करोगे तो उसमें भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगेगा. तो केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, 3 केस पॉसिबल है. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर क्वेश्चन में तीनों केस आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में 3 जॉइंट प्रोडक्ट बनेगा. अब सपोज फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन में 2 ही जॉइंट प्रोडक्ट होगा. अच्छा, कोई क्वेश्चन ऐसा बोलेंगे 2 जॉइंट प्रोडक्ट है, बोथ द जॉइंट प्रोडक्ट्स कैन बी फर्दर प्रोसेस्ड, दोनों में फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल है. अच्छा, कोई ऐसा भी क्वेश्चन होगा कि दोनों फर्दर प्रोसेसिंग पॉसिबल नहीं है, उसको स्प्लिट ऑफ पे ही बेचना पड़ता है. सब डिपेंड्स, कोई भी केस आ सकता है, बट पॉसिबिलिटी 3 है. एनीवेज, अब क्वेश्चन में या ये चैप्टर में करना क्या है, तो ये चैप्टर में आपको करने क्या बोलेंगे, ये चैप्टर में व्हाट इज द कॉमन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट्स कॉल्ड एज. जॉइंट प्रोडक्ट्स को बनाने का कॉमन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, जॉइंट कॉस्ट. आपको बोलेंगे नंबर 1, डू क्या करने बोलेंगे आप लोग को, अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट अमंग जॉइंट प्रोडक्ट्स. बोलेंगे जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन करो. से फॉर एग्जांपल जॉइंट कॉस्ट इज द 10 लाख रुपीज. अब ये 10 लाख रुपीज को तुम अपोर्शन करो बिटवीन ए बी सी. कैसे करने का वही तो हमको पढ़ना है ये चैप्टर में. दिस चैप्टर इज फॉर स्टडिंग दिस ओनली. व्हाट इज दिस दैट वी हैव टू स्टडी, के जॉइंट कॉस्ट जो भी है 5 लाख 10 लाख 15 लाख 50 लाख जो भी है, वो हम अपोर्शन कैसे करेंगे बिटवीन ए बी सी. अच्छा, वो अपोर्शनमेंट क्यों करने का वो मैं आगे जाके बताऊंगा, बट मॉरल ऑफ द स्टोरी हमको करना क्या है. पॉइंट नंबर 1, दे विल टेल यू टू डू अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. मतलब जॉइंट कॉस्ट को आप बाइफरकेट करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, बट वी विल नॉट यूज बोथ दिस वर्ड्स, वी विल यूज अपोर्शनमेंट. अपोर्शनमेंट कैसे करने का वही तो हम लोग ये क्वेश्चन या ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. दैट इज पॉइंट नंबर 1 जो आपको ये चैप्टर में करने बोलेंगे. ये चैप्टर में पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में आपको बोलेंगे डू डिसीजन मेकिंग. क्या डिसीजन लेना है, वेदर सी शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट. ये डिसीजन आपको लेके उनको देना है कि सी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए या सी को फर्दर प्रोसेस नहीं करना चाहिए. ये क्वेश्चन लोग बी के लिए क्यों नहीं पूछेंगे, क्योंकि बी में ऑप्शन नहीं है. बी हैज टू बी फर्दर प्रोसेस. सी कैन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ और सी कैन बी सोल्ड आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग. तो आपको बोलेंगे भाई आप एडवाइस करो कि सी को स्प्लिट ऑफ पे बेचना चाहिए कि सी को फर्दर प्रोसेस करके बाद में बेचना चाहिए, या आपको पूछेंगे शुड सी बी फर्दर प्रोसेस्ड और नॉट, टेक दैट डिसीजन. सो वो डिसीजन तुमको लेना है. सो ये 2 चीज बेसिकली ये चैप्टर में करना है. दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू हैव टू डू इन दिस चैप्टर. उसमें से ये पॉइंट तो आप समझ लो एवरी क्वेश्चन में रहेगा. क्या करना है एवरी क्वेश्चन में, अपोर्शनमेंट. ये तो हर क्वेश्चन में रहेगा. एंड अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट करने के लिए यू विल स्टडी टोटल 3 मेथड्स. देयर आर 3 मेथड्स. हमको मेथड यूज करना पड़ेगा, कोई ना कोई मेथड यूज करना पड़ेगा. मेथड क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ए को बनाने का एक्चुअल खर्चा, बी को बनाने का एक्चुअल खर्चा एंड सी को बनाने का एक्चुअल खर्चा कितना है वो फाइंड आउट करना पॉसिबल ही नहीं है. क्योंकि जो आपने मटेरियल डाला है प्रोसेस में वो कॉमन है, जो लेबर ने काम किया है वो लेबर को जो आपने पैसा दिया है वो कॉमन है. अच्छा, उसमें से आपने ए के लिए कितना दिया है, बी के लिए कितना दिया है, सी के लिए वो नहीं पता है. अभी फॉर एग्जांपल आपने रॉ मटेरियल डाला, मशीन ने वो प्रोसेस किया और मशीन इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है और प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद आपके सामने 3 प्रोडक्ट आ रहे हैं. तो कैसे बताओगे कि ए को कितना इलेक्ट्रिसिटी यूज हुआ है, बी को कितना यूज हुआ है, सी को कितना हुआ है. एक्चुअल पॉसिबल ही नहीं है. और अगर एक्चुअल पॉसिबल है तो ये चैप्टर का जरूरत नहीं है. सो वी हैव टू डू व्हाट, आपको बोलेंगे डू अपोर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट. अपोर्शन मतलब जॉइंट कॉस्ट या तो तुमको दे दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो वेरी सिंपल 3 चीज को ऐड करना है. व्हाट आर द 3 थिंग्स दैट यू हैव टू ऐड.
मटेरियल, लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो तीनों को तुम ऐड कर दो तो उससे तुमको जॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट मिलेगा. जॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट, what is joint factory cost? Joint factory cost is the common manufacturing cost which is incurred in joint manufacturing process. और एक स्टेटमेंट पास करता हूं, see whether you agree. Joint factory cost is the cost which is incurred up to split off point. Joint factory cost is which cost? Cost which is incurred up to split off point. Split off point तक जो भी खर्चा है that will be called as what? Joint factory cost. क्योंकि split off point के बाद तीनों joint products अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं. फिर मैं डिसाइड करता हूं कि चलो B को आगे प्रोसेस करना है, तो B को आगे प्रोसेस करने के लिए जो खर्चा है that is called as further processing cost. That is not called as joint cost. तो क्लियरली ये क्वेश्चन में दो कॉस्ट है. विच आर द टू कॉस्ट? टोटल अगर मुझे पूछोगे तो टोटल दो कॉस्ट है. विच इज कॉस्ट नंबर 1 एंड विच इज कॉस्ट नंबर 2? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. तो ये दो कॉस्ट है. वन इज जॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट, अनदर इज फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. सो व्हाट इज जॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट? अगर मुझे एक सिंपल बाइफरकेशन बताना है तो जॉइंट फैक्ट्री कॉस्ट इज द कॉस्ट विच इज इनकर्ड अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट. Further processing cost which is incurred or is incurred after split off point. Split off के बाद जो खर्चा हुआ that is further processing cost, and further processing cost will be incurred only if you decide to further process the joint product. But certain joint products ऐसे होते हैं जिसको further process करना ही पड़ता है, उसमें ऑप्शन नहीं है. मतलब आप B को लेके मार्केट में जाओगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं, बोले ये हम लोग खरीदेंगे नहीं, ये तो क्रूड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में, तो उसको मे बी फर्दर प्रोसेस करके रिफाइन करके एक फिनिश प्रोडक्ट में लेके आने के लिए तुमको फर्दर प्रोसेस करना ही पड़ेगा. बट कभी कभी ऑप्शन होता है फर्दर प्रोसेसिंग में. सी को तुम सी करके भी बेच सकते हो एंड मार्केट में तुम उसको फर्दर प्रोसेस करके C1 करके भी बेच सकते हो. तो वो डिसीजन तुमको लेने बोलेंगे कि सी को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ओके, आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ डिस्कशन विल बी to do apportionment of joint cost. और मैंने अभी भी बोला there are total how many methods? 3. all 3 methods हम लोग पहले ही क्वेश्चन में पढ़ेंगे. so come to page number 108. rather than giving example direct हम लोग क्वेश्चन में ही करते हैं, so it will be easier for you to understand. चलो take question number 4. क्या लिखना है? ये सब लिखना है, क्या टाइम पास. नॉट रिटर्न हियर हम पॉइंट नंबर 2 लिख सकते हैं. फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ऐसा लिख दो. कौन सा डिसीजन मेकिंग वो भी पता होना चाहिए ना. फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. ये डिसीजन ये फाइनल में भी आ सकता है, मतलब इसके बाद आगे. मतलब ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन ये तो जस्ट एग्जाम्पल है. मतलब ये चैप्टर में बेसिकली ये दो पॉइंट पे ज़्यादा फोकस होगा. उसके अलावा तुमको बनाएंगे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक्सेट्रा बनाओ, लेकिन वो कब बना पाएंगे जब आप पॉइंट नंबर 1 कर पाओगे, दैट इज अपॉर्शनमेंट. एक्चुअली वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन टू डेमोन्स्ट्रेट कि हम लोग क्या बोल रहे हैं. दिस ऑल चैप्टर्स आर प्रैक्टिकल नॉट थियोरेटिकल चैप्टर. जितना भी थियरी बोलेंगे we will not be able to visualize कि हम लोग क्या कर रहे हैं. ठीक है, we are coming to question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में ही तीनों मेथड हो जाएगा एंड फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कैसे लेने का वो सब कुछ डिस्कस क्वेश्चन 4 में ही हो जाएगा. मतलब ऑलमोस्ट 50% चैप्टर ओवर इन क्वेश्चन 4 ओनली. सो क्वेश्चन 4 से ही तुमको पता चल जाएगा कि व्हाट वी हैव टू डू. चलो क्वेश्चन 4 पेज नंबर 108. इन ऑर्गेनिक केमिकल्स परचेजेस सॉल्ट एंड प्रोसेसेस इनटू मोर रिफाइंड प्रोडक्ट्स सच एज कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन एंड पीवीसी. सो लोग ने विथ सम प्रोडक्ट्स का नाम एक्सेट्रा, सो दैट हम लोग को पता चले कि भाई प्रोसेसिंग या प्रोडक्ट क्या है.
in the month of July, inorganic chemicals purchase salt for 40,000. Conversion of rupees 60, conversion cost. I had explained conversion cost process costing में conversion cost is equal to 3 cost का total होता है ये, direct labor, direct expenses and factory overheads. ये तीनों को total is called as conversion cost. So conversion cost is rupees 60,000 were incurred up to split off point, which cost are called as cost which are incurred up to split off point. Joint factory cost. तो मैं अगर आपको पूछूं how much is joint factory cost, what is your answer? 1 lakh is the correct answer. मटेरियल भी तो लगाया ना. Salt is common material. Salt को परचेस करके ये लोग प्रोसेस करते हैं. At which time 2 sellable products were produced? Chlorine can be further processed into PVC. Okay. The July production and sales information is as follows. Caustic soda, chlorine and PVC. ये तीनों का आपको प्रोडक्शन इन टन्स दिया हुआ है एंड सेल्स क्वांटिटी दिया हुआ है. सो जुलाई प्रोडक्शन एंड सेल्स इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज. कॉस्टिक सोडा 1200 टन्स प्रोड्यूस किया है, सेल्स क्वांटिटी भी 1200 टन्स है, सेलिंग प्राइस इज 50 रुपीज पर टन. Chlorine production is 800 tons, sales quantity 0 and selling price per ton is also 0. PVC 500, production quantity, sales quantity भी 500 है and selling price is 200. All 800 tons of chlorine are further processed at an incremental cost. Incremental मतलब additional cost of rupees 20,000 to yield 500 tons of PVC. There was no beginning or ending inventory of caustic soda, chlorine or PVC in the month of July. There is active market for chlorine. Inorganic chemicals could have sold all its July production of chlorine at rupees 75. मैं सिर्फ रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 पढ़ रहा हूं. आगे तुम पेज नंबर 109 पे मत जाओ, ओनली स्टे ऑन 108. जाओगे तो भी तुमको कुछ समझेगा नहीं, तुमको जाना है तो जाओ. कैलकुलेट हाउ जॉइंट कॉस्ट ऑफ 1 lakh विल बी अपोर्शन बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन. आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड कि 1 lakh कहां से आया. यस और नो. चलो नाउ इसको सॉल्व करने के लिए डोंट राइट, सी हियर. सबसे पहले मेरे को बताओ, देयर इज अ जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. वो लोग ने तुमको जॉइंट कॉस्ट दिया हुआ है. हम मुझे जॉइंट कॉस्ट, इनफैक्ट जॉइंट कॉस्ट हमको कैलकुलेट नहीं करना है. क्वेश्चन कि विच प्रोडक्ट्स आर जॉइंट प्रोडक्ट्स, विच प्रोडक्ट्स आर जॉइंट प्रोडक्ट्स, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन. ठीक है. सो जॉइंट कॉस्ट इनकर करने के बाद स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे 2 प्रोडक्ट ये लोग को मिल रहे हैं. विच आर द 2 प्रोडक्ट्स? कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन. ठीक है. नाउ इनफैक्ट ये जॉइंट कॉस्ट का नॉट नीडेड, बट जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन में लिख रहा हूं. ये दोनों के लिए कॉमन रॉ मटेरियल क्या है? सॉल्ट. जिस पे कितना खर्चा हुआ है? 60,000. ओके 40,000. एंड कन्वर्जन कॉस्ट कितना हुआ है? सो ऐसे करके टोटल हमको ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 lakh. सो 1 lakh इज कॉल्ड एज विच कॉस्ट? जॉइंट कॉस्ट. कॉस्टिक सोडा, चलो कैन यू बताओ कॉस्टिक सोडा का कितना टन्स मिला है हम लोग को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे? 1200 टन्स. ओके. क्लोरीन का कितना मिला है? 800 टन्स. कैन यू टेल मी which of the 2 products is compulsorily sold at split off point at the rate of rupees how much? कॉस्टिक सोडा का प्राइस कितना है? 50 रुपीज पर टन. ओके. एंड कॉस्टिक सोडा का कितना? कैन कॉस्टिक सोडा बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट? इज देयर एन एक्टिव मार्केट ऑफ कॉस्टिक सोडा एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट? अच्छा, इज देयर एक्टिव मार्केट ऑफ क्लोरीन एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट?
कैन क्लोरीन बी सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट? अच्छा, क्लोरीन में कंपल्सन है कि ऑप्शनल है? ऑप्शनल है। क्लोरीन को आप फर्दर प्रोसेस भी कर सकते हैं, क्लोरीन को आप स्प्लिट ऑफ पे भी बेच सकते हैं। ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमको दिया हुआ है दैट कंपनी कुड हैव सोल्ड ऑल इट्स जुलाई प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन एट ₹75 पर टन। मतलब क्लोरीन को अगर कंपनी चाहे तो यहीं पे बेच सकता है, दैट इज ₹75 पर टन। लेकिन प्रेजेंटली कंपनी ऐसा नहीं कर रहा है। प्रेजेंटली क्लियरली क्वेश्चन में दिया है ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन आर फर्दर प्रोसेस्ड इनटू, ओके, सो प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? PVC. 800 tons of chlorine is further processed into how many tons of PVC? 500 tons. And finally, PVC is sold for rupees how much per ton? 200 per ton is selling price of PVC. मतलब एक्चुअली देखा जाएगा तो पूरा क्वेश्चन मैंने डायग्राम में डाल दिया। ठीक है, तो बना लो ये डायग्राम, वैसे भी तुम बनाने वाले हो। ऐसा ऑलमोस्ट हम एवरी क्वेश्चन में डायग्राम बनाएंगे। हाउएवर डायग्राम एग्जाम में कंपलसरी नहीं है। नाउ अभी रिक्वायरमेंट पार्ट नंबर 1 में लिखा है कैलकुलेट शो हाउ जॉइंट कॉस्ट ऑफ 1 लाख विल बी अपोर्शन, एज आई यूज द वर्ड अपोर्शन, बिटवीन व्हाट? कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। ऐसा क्यों लिखा है कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन? बिकॉज कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन आर जॉइंट प्रोडक्ट्स, जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन है। पीवीसी इज नॉट जॉइंट प्रोडक्ट। पीवीसी कब मिलता है? क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी मिलता है, लेकिन जॉइंट प्रोडक्ट्स आर कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। सो कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन के बीच में ये 1 लाख को अपोर्शन करना है। मेथड देखे बिना क्या तुम बता सकते हो विच कैन बी वन ऑफ द मेथड ऑफ दिस 1 लाख बीइंग अपोर्शन बिटवीन कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन? सिंपल है। व्हाट इज मेथड नंबर 1? यूनिट्स के बेसिस पे, क्योंकि हम लोग को कॉस्टिक सोडा का कितना टन्स मिला है? 1200। एंड क्लोरीन का कितना टन्स मिला है? 800। सो सिंपल है, ये 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन द रेशियो ऑफ 1200:800। रिड्यूस कभी नहीं करना। व्हाट इज द रेशियो? 1200 इज, रिड्यूस नहीं करना बोल रहा हूं, थर्ड अटेम्प्ट बोल रहा हूं अभी मैं। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1200 और 800। डोंट नीड टू रिड्यूस। That is our method number 1. What is our method number 1? Physical unit method. अभी अभी जो मैंने बोला that is called as which method? Physical unit method. नाम में ही है physical units. तो caustic soda का हमको physical units कितना मिला है? 1200। एंड क्लोरीन का physical units कितना मिला है? 800। तो ये रेशियो में तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो राइट नाउ पहले हम लोग ये मेथड करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड करेंगे। सो राइट नाउ पॉइंट नंबर 1, उसका बी पार्ट हम लोग पहले कर रहे हैं। सो राइट डाउन स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ, गिव द हेडिंग स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ joint cost amongst joint products using prepare this format.
कैन यू टेल मी लास्ट कॉलम जो है अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट, उसका टोटल कितना आना चाहिए? 1 लाख। ओके, लिख दो उसको 1 लाख। ओके, नाउ हम लोग को कौन सा रेशियो यूज करना है? 800। तो यहाँ पे आएगा 1200, 800, 1200 डिवाइडेड बाय 2000, 800 डिवाइडेड बाय 2000। अब दोनों जगह पे कितना मल्टीप्लाई करोगे? 1 लाख। सो 1200 इंटू 1 लाख डिवाइड बाय कितना है बोलो? 60,000 एंड 40,000। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। थोड़ी देर के लिए आप ये मान के चलो कि टू अंडरस्टैंड आगे का डिस्कशन 2 पॉइंट्स मुझे बताना है। पॉइंट नंबर 1, थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, जस्ट फॉर सम टाइम अज्यूम। तो अगर हम क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्लोरीन को स्प्लिट ऑफ पे बेच रहे हैं। आप थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये फर्दर प्रोसेसिंग का ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास 2 ही प्रोडक्ट है, कॉस्टिक सोडा क्लोरीन। मैंने कॉमन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया, जॉइंट प्रोसेस किया, 1 लाख का खर्चा किया, 2 प्रोडक्ट मुझे मिला, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। कॉस्टिक सोडा का मुझे 1200 टन्स मिला और मुझे 800 टन्स क्लोरीन का मिला। हम लोग ने 1200 टन्स को 50 रुपीज़ में बेच दिया एंड थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि हम लोग ने क्लोरीन को भी बेच दिया, ठीक है। तो मुझे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना है। कैन यू टेल मी इफ आई प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट? दो यू डोंट हैव टू प्रिपेयर दिस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। सो राइट नाउ, क्योंकि मुझे ये मेथड को डिस्कस करना है, इसलिए मैं डिस्कशन के लिए ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन ये दोनों को मैं स्प्लिट ऑफ पे ही बेच रहा हूं। ओके, कोई बताएगा? अभी अभी हम लोग ने जॉइंट कॉस्ट को अपोर्शन किया है बिटवीन दीज टू। सो जॉइंट कॉस्ट को हम लोग ने कैसे अपोर्शन किया है? सो जॉइंट कॉस्ट में से कॉस्टिक सोडा का कितना है एंड क्लोरीन का कितना है? 40,000 एंड यहाँ पे टोटल इज 1 लाख। अब इसको मैं किससे कंपेयर करूंगा? सेल्स। कॉस्टिक सोडा का कितना टन्स है? 1200। डायग्राम देखो, क्वेश्चन में जाने का जरूरत नहीं। इनटू 50 माइनस करो 1200 मल्टीप्लाई 1200 इंटू 50 इज 60,000 एंड क्लोरीन का तुम मल्टीप्लाई करो। क्लोरीन का कितना टन्स है? 800। 800 मल्टीप्लाइड बाय 75 मल्टीप्लाई 800 मल्टीप्लाइड बाय 75 इज हाउ मच? 60,000। सो ऐसा करके मेरा टोटल सेल्स इज 1,20,000 एंड यू कैन सी कि दोनों में के बीच में जो डिफरेंस है, कैन वी से दैट डिफरेंस इज प्रॉफिट? यस और नो? कॉस्टिक सोडा का डिफरेंस इज 0 बट क्लोरीन का डिफरेंस इज 20,000। सो टोटल प्रॉफिट इज हाउ मच? 20,000। सो कंपनी को टोटल प्रॉफिट 20,000 का हो रहा है और वो पूरे का पूरा 20,000 कंपनी को क्लोरीन से मिल रहा है। डू यू एग्री विद दिस प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट? यस और नो? ये जो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट मैंने बनाया है, दिस इज द प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इफ द जॉइंट कॉस्ट इज अपोर्शनड यूजिंग विच मेथड? फिजिकल यूनिट्स मेथड। फिजिकल यूनिट्स मेथड को यूज करके अगर आपने ये 1 लाख को अपोर्शन किया तो कॉस्टिक सोडा का शेयर आता है 60,000, क्लोरीन का शेयर आता है 40,000। तो इसी को यूज करके कंपनी दोनों प्रोडक्ट का प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करेगा और इसको अगर हमने यूज करके प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट किया तो कॉस्टिक सोडा में नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है एंड क्लोरीन में देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20,000 एंड लाइकवाइज टोटल प्रॉफिट 20,000 दिख रहा है। बरोबर है? ओके, नाउ फिजिकल यूनिट्स मेथड में देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस।
फिजिकल यूनिट्स मेथड में देर आर सर्टन डिसएडवांटेज। अरे फिजिकल यूनिट्स मेथड में डिसएडवांटेज है इसलिए तो देर आर अदर मेथड्स ना। फिजिकल यूनिट्स मेथड में डिसएडवांटेजेस है, दैट इज व्हाई देर आर अदर मेथड्स दैट आर डेवलप, एंड अदर मेथड्स में से बेस्ट मेथड कौन सा है वो मैं डिस्कस करूंगा। बट राइट नाउ फिजिकल यूनिट्स मेथड में एक प्रॉब्लम है। फिजिकल यूनिट्स मेथड का डिसएडवांटेज नंबर 1, फिजिकल यूनिट्स मेथड अज्यूम्स दैट कॉस्ट पर यूनिट इज सेम फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स। कैसे कॉस्ट पर यूनिट इज सेम फॉर बोथ द प्रोडक्ट्स? तुम लोग टाइप करो कैलकुलेटर पे 1 लाख डिवाइडेड बाय 2000 टन्स, 50 रुपीज पर टन। तो ये मेथड ये अज्यूम करता है कॉस्टिक सोडा को बनाने का भी कॉस्ट इज 50 रुपीज पर टन एंड क्लोरीन को बनाने का कॉस्ट इज ऑल्सो 50 रुपीज पर टन। हाउएवर दिस मे नॉट बी ट्रू कि कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन को बनाने के लिए कॉस्ट पर टन इज और मे नॉट बी द सेम। ये इसका डिसएडवांटेज नंबर 1 है, दैट दिस मेथड अज्यूम करता है कि कॉस्ट पर टन ऑफ बोथ द जॉइंट प्रोडक्ट्स इज सेम। डिसएडवांटेज नंबर 2, ये थियोरिटिकल डिसएडवांटेज है बट पता होना चाहिए। डिसएडवांटेज नंबर 2, यहां पे डिनोमिनेटर में दोनों टन्स है। सपोज फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट मेरे को टन्स में मिल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट मेरे को लीटर्स में मिल रहा है, तो आप ये मेथड यूज नहीं कर सकते। डिनोमिनेटर में क्या लोगे, टन्स लोगे कि लीटर्स लोगे? क्योंकि फिजिकल यूनिट्स के लिए डिनोमिनेटर 2000 टन्स है यहां पे, तो दोनों टन्स में है, यू आर एक्सप्रेसिंग बोथ इन टन्स। लेकिन हो सकता है एक प्रोडक्ट मेरे को टन्स में मिल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट मेरे को लीटर्स में मिल रहा है, सो मैं ये मेथड नहीं यूज कर सकता। थियोरिटिकल डिसएडवांटेज। बट थर्ड डिसएडवांटेज एंड द बिगेस्ट डिसएडवांटेज, जिसके वजह से नेक्स्ट मेथड, मतलब ये जो थर्ड डिसएडवांटेज है फिजिकल यूनिट्स मेथड का, उस वजह से नेक्स्ट मेथड डेवलप हुआ जो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ये छोटे से एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि इसका डिसएडवांटेज क्या है। सपोज फॉर एग्जांपल देर इज अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली समझते हैं? जॉइंट फैमिली जिसके अंदर सब हम साथ साथ हैं। जॉइंट फैमिली में दादाजी हैं, दादी है, पिताजी है, मदर है, उनके 3 बेटे हैं ABC, तीनों का शादी हो चुका है, तीनों के बच्चे भी हैं, और ये सब मिलके एक साथ हम साथ साथ हैं, रहते हैं। ठीक है। अब मिस्टर ए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अच्छा खासा डिग्री लिया है, तो मिस्टर ए का सैलरी साल का है 24 lakhs पर एनम। बी ने MBA किया है, बी हैज डन MBA, तो वो भी अच्छे खासे फर्म में काम करता है, अच्छा खासा उसका भी सेट है। ही इज अर्निंग सैलरी ऑफ 18 lakhs पर एनम। सी का सैलरी के बारे में हम ज़्यादा नहीं बात कर सकते हैं। सी इज अर्निंग सैलरी ऑफ 1 lakh, मतलब सी का इनकम 1 lakh है, बराबर है। पढ़ा लिखा तो है नहीं, बीकॉम भी मार मार के किया है, निठल्ला घर पे बैठा रहता है, इधर उधर से झोल करके 1 लाख रुपए तो कमा लेता है। सो ये सी का बैकग्राउंड है। अब ये जॉइंट फैमिली को चलाने का देयर आर सम कॉमन कॉस्ट। अभी जॉइंट फैमिली को चलाने के लिए क्या क्या कॉमन कॉस्ट होगा? इलेक्ट्रिसिटी इज कॉमन, मेड सर्वेंट का सैलरी इज कॉमन, ड्राइवर्स का सैलरी रहेगा, वाईफाई का बिल रहेगा, ये सब कॉमन। देयर आर लॉट ऑफ कॉमन एक्सपेंडिचर्स इन द जॉइंट फैमिली। ऑब्वियसली दादा दादी डिपेंडेंट है, मदर फादर डिपेंडेंट है, बच्चे हैं कमा रहे हैं तो पिताजी और मदर डिपेंडेंट हैं, दादा दादी भी डिपेंडेंट है, तो घर पे नौकर चाकर हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये सब कॉमन एक्सपेंडिचर है। तो कॉमन एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली इज से फॉर एग्जांपल 50,000 पर मंथ। तो 50,000 पर मंथ को हम मल्टीप्लाइड बाय 12 करेंगे, सो कॉमन एक्सपेंस ऑफ द फैमिली इज ₹6 लाख। अब ये कॉमन एक्सपेंडिचर घर का कौन उठाएगा?
तीनों मिलके उठाएंगे, तो कैसे उठाएंगे तीनों मिलके? ए बी सी, 3 बेटे हैं तो ए बी सी डिवाइड बाय 3, सो पर हेड कितना आएगा? 2 lakhs. कैन ए bear expenses of 2 lakhs? Yes. Can B bear expenses of 2 lakhs? Yes. Should I ask for C? Can C bear expenses of 2 lakhs? मतलब C को हम बोल रहे हैं तू भी तो इसी घर में रहता है, तू भी इसी घर का बेटा है, तुझे भी खर्चा उठाना चाहिए, हम 2-2 लाख उठा रहे हैं तो तुझे भी 2 लाख का खर्चा उठाना चाहिए। C बोल रहा है कि मेरा इनकम 1 लाख है, उसमें से तुम मुझे कॉमन एक्सपेंडिचर 2 लाख खर्चा करने का बोल रहे हो, तो मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर में कहां से उठाऊं? मेरा भी तो फैमिली है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मेरे बच्चे को भी गार्डन जाना रहता है, आइसक्रीम खाना रहता है, तो तुम मुझे लूट लोगे तो मेरे पास क्या बचेगा? सो इफ यू डिवाइड बाय 3, दैट इज एग्जैक्टली फिजिकल यूनिट्स मेथड। फिजिकल यूनिट्स मेथड में अगर तुम यहां पे फिजिकल यूनिट्स मेथड फॉलो कर रहे हो, इसका मतलब यह है कि ये एग्जांपल में तुम 6 लाख डिवाइड बाय 3 कर रहे हो। So logically speaking, this 6 lakh should be apportioned between A, B, C. ये A, B, C के बीच में कौन से रेशियो में अपोर्शन होना चाहिए? उनके अर्निंग कैपेसिटी के रेशियो में। ये जो तुम खर्चा कर रहे हो 50,000 रुपया, वाईफाई का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का, हर सब रूम में एसी है, ये सब खर्चा तुम ए और बी का इनकम को देख के कर रहे हो। यस और नो? सो फर्स्ट मेथड, दैट इज फिजिकल यूनिट्स मेथड, का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इट इग्नोर्स रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट्स। विच कैपेसिटी? रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट्स को आप लोग इग्नोर कर रहे हो। सो क्लियर है विद दिस एग्जांपल, 6 लाख डिवाइड बाय 3 इज नॉट लॉजिकल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग और अपोर्शनिंग द कॉमन कॉस्ट। सपोज फॉर एग्जांपल यहां पे ए बी सी, ये घर में रहने वाले 3 लोग नहीं है, से फॉर एग्जांपल ये जॉइंट प्रोडक्ट है। मैं ए को 24 लाख में बेच रहा हूं, मैं बी को 18 लाख में बेच रहा हूं, सी को मैं 1 लाख में बेच रहा हूं। सो हाउ कैन यू इक्वली डिवाइड 6 लाख डिवाइडेड बाय 3? हर जॉइंट प्रोडक्ट को आप सेम दे रहे हो। आप ये मेथड यूज कर रहे हो तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी का पिक्चर भी गलत मिल रहा है। मैनेजमेंट को क्या लगेगा? कॉस्टिक सोडा में नो प्रॉफिट नो लॉस है, बंद कर दो कॉस्टिक सोडा बनाने का, नहीं बेचना है हमको कॉस्टिक सोडा, फेंक दो कॉस्टिक सोडा, क्यों मेहनत कर रहे हैं हम लोग उसको बेचने का, एक्सेट्रा। सो 3 डिसएडवांटेज, फर्स्ट और सेकंड तो ओके ठीक है, फर्स्ट तो फिर भी काम का है। व्हाट वाज दैट डिसएडवांटेज नंबर 1? मेथड नंबर 1 अज्यूम्स दैट एवरी जॉइंट प्रोडक्ट को बनाने का कॉस्ट पर टन इज सेम। हाउएवर द बिगर डिसएडवांटेज इज डिसएडवांटेज नंबर 3 जो मैंने बोला। डिसएडवांटेज नंबर 3 में मेथड नंबर 1 क्या इग्नोर करता है? रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी। कैन यू लुक एट दिस डायग्राम एंड टेल मी, अगर मुझे ये 1 लाख का ज्वाइंट कॉस्ट को अपोर्शन करना ही है तो इट शुड नॉट बी इन द रेशियो ऑफ 1200:800, दैट इज फिजिकल यूनिट्स। मतलब बोलने वाला तो ये भी आर्ग्यू कर सकता है कि तुमने 2 प्रोडक्ट बनाया, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन। फिजिकल यूनिट्स मेथड का डिसएडवांटेज नंबर 1 ये बोलता है कि दोनों का कॉस्ट पर टन इज सेम, तो फिर दोनों को अलग अलग भाव में क्यों बेच रहे हैं? एक को 50 में बेच रहे हैं, एक को 75 में बेच रहे हैं, तो दोनों का भी मोर और लेस सेलिंग प्राइस सेम ही होना चाहिए, लेकिन वो तो है नहीं। सो फिजिकल यूनिट्स मेथड is out of question because of the third disadvantage. It is ignoring the revenue generating capacity. So if we want to consider revenue generating capacity and very logical as compared to physical units method, तो अगर आपको joint cost को अपोर्शन करना ही है तो आप कौन से रेशियो में अपोर्शन करेंगे? तो उसके लिए हम लोग को रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, मतलब रेवेन्यू कितना है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बोलो कॉस्टिक सोडा से रेवेन्यू कितना है? 60,000। डू यू एग्री विद दिस? एंड फ्रॉम क्लोरीन कितना है? व्हाट इज दिस 60,000 कॉल्ड एज? दिस 60,000 इज कॉल्ड एज
sales value at split off point. This is very important. No? This is sales value at split off point. So what is the sales value at split off point for caustic soda? 60,000. It is very important. This should be at split off point. Split off point पे उनका sales value कितना है? अच्छा, why I am taking sales value at split off point? Because joint cost is incurred up to split off point. इसलिए मैं sales value at split off point ले रहा हूं. कौन सा sales value ले रहे हैं हम लोग? Sales value at split off point. So right now हम लोग ने सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट कैलकुलेट किया हुआ है. कॉस्टिक सोडा का इट इज 60,000 एंड क्लोरीन का 60,000. सो मेथड नंबर 2, मेरे ऑर्डर ऑफ डिस्कशन में मेथड नंबर 2 इज सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट एंड सो फार एज द बेस्ट मेथड टू फॉलो. अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, एक दो क्वेश्चन में बोलेंगे, तीसरे क्वेश्चन चौथे क्वेश्चन से वो लोग मेथड भी नहीं देंगे. इफ नथिंग इज गिवन वी विल फॉलो विच मेथड? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. बिकॉज जो फिजिकल यूनिट्स मेथड का थर्ड डिसएडवांटेज है, दैट इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ दिस मेथड. दिस मेथड कंसीडर्स व्हाट? रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट्स. अगर आप वो कंसीडर करोगे, दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द और अपोर्शनिंग द जॉइंट कॉस्ट. चलो राइट नाउ पॉइंट नंबर A. Statement showing सेम हेडिंग है जो लास्ट टाइम दिया था. सिर्फ लास्ट में हम क्या लिखेंगे? यूजिंग व्हाट? सेल्स वैल्यू रॉन्ग. हाँ तो पूरा लिखो, यूजिंग
what will be total of apportion joint cost? 1 lakh, वो तो सेम ही रहेगा. Tell me, what is the ratio in which हम लोग ये 1 lakh को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 60,000 is to 60,000. Don't reduce. हमेशा ऐसे ही करेंगे हम लोग. सो इसका कैलकुलेशन क्या होगा? 60,000 अपॉन So we have apportioned the joint cost between the joint products using second method. What is the name of this method? Sales value add split off point method. Obviously given a choice, ये क्वेश्चन में चॉइस नहीं है. We cannot say कि हम लोग यही मेथड फॉलो करेंगे, लेकिन आगे जाके क्वेश्चन में अगर मेथड नहीं दिया रहेगा तो वी विल फर्स्ट प्रेफर विच मेथड? सेल्स वैल्यू एड स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड. ये है मेथड नंबर 2 मेरे डिस्कशन में. एंड फॉर द टाइम बीइंग लास्ट मेथड, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. आई थिंक ये वर्ड पहले तुमने कभी सुना हुआ है. व्हाट इज दिस? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. मैं तुमको ये बताना चाहता हूं पहले कि हाउ टू कैलकुलेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू. सो आई एम गोइंग टू दिस डायग्राम. नेट रियलाइजेबल वैल्यू उस प्रोडक्ट का कैलकुलेट कर सकते हो जिसको तुम फर्दर प्रोसेस कर रहे हो. रिपीट, you can calculate net realizable value of the product which you are further processing. Can you tell me in our example which product is being further processed? Chlorine. Which product cannot be or is not further processed? Caustic soda is not further processed. Chlorine को PVC में further process करने के लिए how much is the further processing cost? कहीं पे तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तुमको दिया हुआ है. फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इज इक्वल टू ₹20,000. उसके बाद फाइनली तुमको मिलता है पीवीसी का हाउ मेनी टन्स, जिसको तुम कितने में बेच सकते हो. मल्टीप्लाई करो 500 इंटू 200. हाउ मच इज द फाइनल सेल्स वैल्यू? 1 लाख. 1 लाख को मैंने एक वर्ड यूज किया है. 1 लाख इज कॉल्ड एज विच वैल्यू? फाइनल सेल्स वैल्यू. नाउ मुझे क्या कैलकुलेट करना है? वी वांट टू कैलकुलेट समथिंग कॉल्ड एज नेट रियलाइजेबल वैल्यू. सो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड बोलता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है what is the formula for calculating net realizable value? So net realizable value is equal to final sales value minus further processing cost. मतलब हमारे एग्जाम्पल में कॉस्टिक सोडा में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट तो 0 है, तो कॉस्टिक सोडा का 60,000 itself is called as what? नेट रियलाइजेबल वैल्यू. कॉस्टिक सोडा के केस में यही उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू है. लेकिन इन केस ऑफ क्लोरीन
उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज नॉट, rather net realizable value will be final sales value 1 lakh minus further processing cost 20,000. तो उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितना आया? कॉस्टिक सोडा के केस में नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 60,000, लेकिन पीवीसी के केस में, या अदर क्लोरीन के केस में, सॉरी, क्लोरीन के केस में नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज 80,000. सो ये मेथड बोलता है joint cost will be apportioned between the two joint products using NRV, which is 60,000 and 80,000. NRV मेथड के बारे में मैं बाद में बोलूंगा, अभी फिलहाल मैं इतना ही बोल सकता हूं कि NRV मेथड में हाउ टू कैलकुलेट NRV, बस मुझे इतना ही फिलहाल डिस्कस करना है. व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट NRV? फाइनल सेल्स वैल्यू माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट. जो आंसर आएगा दैट इज कॉल्ड एज NRV, एंड उस रेशियो में जॉइंट कॉस्ट 1 लाख को अपोर्शन किया जाएगा. NRV मेथड के बारे में मैं थोड़ी देर बाद बोलूंगा, फिलहाल मुझे कुछ नहीं बोलना है. चलो नाउ कम टू पॉइंट नंबर C. सेम हेडिंग, सिर्फ मेथड का नाम चेंज करना है. इसके पहले वाले जो टेबल का हेडिंग है वही टेबल का हेडिंग कॉपी करो, सिर्फ लास्ट में लिखना है यूजिंग एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू. एवरीथिंग विल गेट क्लियर कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे. या ये मेथड क्या बोलता है. राइट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट कि यू अंडरस्टैंड सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड. What is the simple formula for calculating estimated NRV? Estimated NRV is equal to what minus what? A final sales value minus further processing cost.
इसको हम यूज़ कैसे करने का, कब ये मेथड फॉलो करने का, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे. Anybody under this method, ये 1 लाख का जॉइंट कॉस्ट को हम कौन से रेशियो में अपोर्शन करेंगे? 60,000 इज टू 80,000. रिड्यूस नहीं करना है, डोंट से 6:8. $42,857 and 57,143. चलो, हाउ मेनी मेथड्स वी हैव फॉलोड? 3 मेथड्स. ये 3 मेथड्स में कुछ नहीं बोला रहेगा तो डेफिनेटली वी विल फॉलो विच मेथड? सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड. इसमें फिलहाल मैंने नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड पे ज़्यादा नहीं बोला है. थोड़ी देर के लिए वो मेथड को भूल जाओ. अगर याद रखना भी है तो कैसे कैलकुलेट करना है वो याद रखो. डजंट मीन कि वो मेथड बराबर नहीं है. इट इज़ अ एक्सेप्टेबल मेथड, बट वो कब फॉलो करना है वो मैं अभी एक्सप्लेन ये क्वेश्चन में नहीं कर पाऊंगा. सो प्लीज़ हैव पेशेंस. चलो, नाउ ये क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एक आगे क्वेश्चन पूछ रहा है जहाँ पे यू हैव टू टेक सम डिसीजन. एंड व्हाट इज द डिसीजन दैट यू हैव टू टेक इज Lifetime Swimming Pool Products offers to purchase 800 tons of chlorine in August at ₹75 per ton. This sale of chlorine would mean no PVC would be produced in August. How the acceptance of this offer for the month of August would affect the operating income? पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है. क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं सिंपल. अगर आप डायग्राम को समझोगे, लुक एट दिस डायग्राम.
इफ यू हैव रेड द क्वेश्चन केयरफुली, हम लोग को जो इंफॉर्मेशन दिया है दैट इज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. ये सब इंफॉर्मेशन इज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई. मतलब जुलाई में क्या हो रहा है, कंपनी 1 लाख का ज्वाइंट कॉस्ट कर रहा है, कंपनी को 2 प्रोडक्ट मिल रहा है, कॉस्टिक सोडा एंड क्लोरीन. कॉस्टिक सोडा का 1200 टन 50 रुपीज पर टन में वो लोग बेच रहा है, लेकिन क्लोरीन को वो लोग पूरे का पूरा पीवीसी में फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं. यू कैन क्लियरली सी इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. मैं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन वर फर्दर प्रोसेस्ड. मतलब एट प्रेजेंट जुलाई में कंपनी ने पूरे का पूरा 800 टन्स को क्लोरीन में फर्दर प्रोसेस किया है, सॉरी पीवीसी में फर्दर प्रोसेस किया है. बट अब वो लोग आपको पॉइंट नंबर 2 में बोल रहा है, एक कस्टमर है जिसका नाम है लाइफ टाइम स्विमिंग पूल. वो लोग तुम्हारे पास आया, सपोज वो लोग 31 जुलाई को तुम्हारे पास आए, बोलते हैं अगस्त में जितना क्लोरीन बनाओगे हम सब खरीदने को तैयार है 75 रुपीज पे. मतलब तुमने अगर क्लोरीन उनको दे दिया 75 रुपीज पर टन में, दैट मीन्स तुम आगे उसको फर्दर प्रोसेस के पीवीसी नहीं कर पाओगे. यस और नो? तो ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और ये करने की वजह से अगस्त में कंपनी के प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा, ऐसा वो लोग पूछ रहे हैं. हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन समझो तो आपको समझेगा कि आंसर कैसे करना है. डिसीजन क्या लेना है मुझे? नहीं, रॉन्ग से. डिसीजन क्या लेना है कि क्या मैं लाइफ टाइम स्विमिंग पूल को क्लोरीन बेच दूं, क्योंकि अगर मैं क्लोरीन उसको बेच देगा तो मैं क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएगा, फर्दर प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो मैं पीवीसी नहीं बना पाएगा. यस और नो? तो बोलो क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मतलब सिंपल क्वेश्चन में, शुड वी सेल क्लोरीन टू लाइफ टाइम स्विमिंग पूल, एंड इफ वी डू सो, उस वजह से हमारे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा? इसको आंसर करने का दो तीन अलग तरीका है, बट आई विल फॉलो दैट मेथड जो हम हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे, जो हर क्वेश्चन में काम आए. बोलो, मेरे को ये नहीं चाहिए कि आंसर क्या है, मुझे ये चाहिए कि डिसाइड कैसे करने का. व्हाट शुड बी द थॉट प्रोसेस. आंसर तो ठीक है, तुम अपने को आ जाएगा. प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. हाउ विल यू कैलकुलेट प्रॉफिट? नहीं, ऐसा नहीं. मतलब आप प्रॉफिट कैसे, मतलब कौन से पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे, कौन से सिचुएशन में हाउ वी विल कैलकुलेट प्रॉफिट? वी विल कंपेयर प्रॉफिट इफ क्लोरीन इज सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट विथ प्रॉफिट इफ क्लोरीन को हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे नहीं बेच के फर्दर प्रोसेस पीवीसी करके बेचेंगे तो प्रॉफिट. ओके, आई एम नॉट सेइंग ये गलत मेथड है, बट ये लेंथी प्रोसीजर है. देयर इज अ शॉर्टकट ऑल्सो. उसको करने के लिए आई डोंट हैव टू प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. इसका आंसर यहीं पे डायग्राम में ही है. थोड़ा बिजनेस माइंड चाहिए उसके लिए. हम लोग बिजनेस माइंड से नहीं सोचते हैं. हमेशा क्या है मन में, हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू सोचा इसलिए इसने बोला प्रॉफिट कैलकुलेट करो. अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सोचना है, बिजनेस माइंड ऑफ व्यू सोचना है. इसको भी बोलने दो, ये कुछ बोल रही थी. हाँ, आप कुछ बोल रहे थे. आप एक्सप्लेन करो, मेरे को आंसर नहीं चाहिए. कॉस्ट 60,000 तो सेल्स वैल्यू है. हाँ तो बोलो आगे. अच्छा आप हाँ ये बोलेगा. हाँ बोल. मतलब बेसिकली तू प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर रहा है ना, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ. दूसरा तरीका है कोई? अरे हाँ, तो क्या प्रोसीजर है, आप समझाओ पूरा प्रोसीजर, फाइनल आंसर तक लेके जाओ. जिस तरीके से हम लोग ये डिसीजन लेंगे उस तरीके से ही हम आगे वाले डिसीजंस लेने वाले हैं. अरे इट इज वेरी सिंपल. क्लोरीन को अगर मैं स्प्लिट ऑफ पे बेच दूंगा तो कितना सेल्स वैल्यू मिल रहा है?
60,000 बरोबर है, लेकिन फर्दर प्रोसेस करके पीवीसी करके बेचूंगा तो कितना सेल्स वैल्यू मिल रहा है? तो एडिशनल सेल्स वैल्यू कितना मिल रहा है? 40,000। मैं फर्दर प्रोसेस कब करूंगा? एज अ बिजनेसमैन मैं फर्दर प्रोसेस क्यों करूंगा? फर्दर प्रोसेसिंग में प्रॉफिट होना चाहिए। ओके, सो फर्दर प्रोसेसिंग में मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? मैं अगर क्लोरीन को स्प्लिट ऑफ पे बेच देता हूं तो हाउ मच इज अ सेल्स वैल्यू? ओके, फर्दर प्रोसेस करके बेचेगा तो एडिशनल सेल्स वैल्यू मिल रहा है कितना? उसके लिए एक्स्ट्रा 20,000 का खर्चा करना पड़ेगा। यस और नो? तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे 40,000 का सेल्स वैल्यू पाने के लिए 20,000 का खर्चा है, तो फर्दर प्रोसेसिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, बरोबर है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि 20,000 का प्रॉफिट होगा। कैसा है 20,000 का प्रॉफिट? यू विल कंपेयर व्हाट विथ व्हाट? अच्छा, यू हैव कंपेयर्ड व्हाट विथ व्हाट? 40,000 विथ 20,000। व्हाट इज 40,000? डिफाइन करो। एडिशनल सेल्स वैल्यू, करेक्ट। व्हाट इज 20,000? फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। यस और नो? तो अगर आप क्लोरीन को पीवीसी में फर्दर प्रोसेस करते हो, चलो यहाँ पे डायग्राम में यह है, हमने अगर क्लोरीन को स्प्लिट ऑफ पे बेचा तो कितना सेल्स वैल्यू मिलेगा? फर्दर प्रोसेसिंग करके बेचा तो कितना सेल्स वैल्यू मिलेगा? तो हाउ मच इज एडिशनल सेल्स वैल्यू? ये एडिशनल सेल्स वैल्यू के लिए मुझे एडिशनल कितना कॉस्ट करना पड़ेगा? 20,000। तो मुझे एडिशनल प्रॉफिट कितना होगा? 20,000। लेकिन अगर मैं क्लोरीन को स्प्लिट ऑफ पे बेच देता हूं तो वो प्रॉफिट मुझे नहीं मिलेगा। मतलब माय प्रॉफिट ऑफ ऑगस्ट विल रिड्यूस बाय 20,000। यस और नो? राइट डाउन। कैलकुलेशन ऑफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है क्योंकि दिस इज सेकंड थिंग दैट वी हैव टू डू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। पॉइंट नंबर 2, देखो वो लोग ने आपको है ना डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा है कि लाइफ टाइम स्विमिंग पूल्स को क्लोरीन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो लोग आपको क्या बोल रहे हैं? अगर हमने लाइफ टाइम स्विमिंग पूल का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो हमारे प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट होगा? तो हमारा प्रॉफिट 20,000 से कम हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में सपोज ऐसा पूछा रहता कि क्लोरीन को पीवीसी में फर्दर प्रोसेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो व्हाट यू वुड आंसर्ड? करना चाहिए, बिकॉज इफ क्लोरीन इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी देन द कंपनी विल अर्न एडिशनल प्रॉफिट ऑफ 20,000। दैट मींस क्लोरीन शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी। तो एक ही चीज अलग अलग तरीके से वो लोग पूछ सकते हैं। ये भी पूछ सकते थे, शुड दिस पर्टिकुलर कंपनी provide inorganic chemicals give chlorine to lifetime swimming pool? तो आंसर इज नो, बिकॉज प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय 20,000। एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन का तरीका सेम ही रहेगा। सो राइट डाउन कैलकुलेशन ऑफ, तो थियोरिटिकली यू आर इनडिफरेंट, जो करना है तो कर, नहीं करना है तो नहीं कर। प्रैक्टिकली तू पूछ रहा है तो मैं नहीं करेगा, क्यों मेहनत करूं अगर आंसर 0 है तो? थियोरिटिकली तू कर सकता है, ओके कंपनी इज इनडिफरेंट, कंपनी में फर्दर प्रोसेस में नॉट फर्दर प्रोसेस, क्योंकि अगर मैं फर्दर प्रोसेस कर रहा हूं तो मुझे एडिशनल सेल्स वैल्यू 40,000 मिल रहा है। वो एडिशनल सेल्स वैल्यू 40,000 के मुझे एडिशनल कॉस्ट 20,000 का करना पड़ता है, तो मैं करेगा क्योंकि फिर भी मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है। राइट ऑन कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लॉस को ब्रैकेट में रखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, लॉस को ब्रैकेट में रखो। इफ क्लोरीन इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी, इफ क्लोरीन is further processed into PVC, चलो एक छोटा सा टेबल बनाओ 5 से 6 लाइन का, पर्टिकुलर्स अमाउंट। थैंक यू। पर्टिकुलर्स अमाउंट मैक्सिमम 6 लाइन।
Write down. Final sales value. Final sales value. Final sales value. ऐसा उधर ही पर्टिकुलर्स कॉलम में डैश करके लिखो पीवीसी 1 लाख. फाइनल सेल्स वैल्यू डैश करके लिखो 1 लाख. फाइनल सेल्स वैल्यू डैश करके पीवीसी 1 लाख. नेक्स्ट लाइन लेस. Next line less. Sales value at split off point. Sales value at split off point. Less. Sales value at split off point. Dash करके लिखो क्लोरीन. क्लोरीन को अगर हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचेंगे तो लाइफ टाइम स्विमिंग पूल हमको 75 रुपीज देने को तैयार है पर टन. सो 60,000 का मुझे सेल्स वैल्यू मिलेगा. लेकिन अगर हमने उसको फर्दर प्रोसेस किया इनटू पीवीसी तो हमको 1 लाख का सेल्स वैल्यू मिलेगा. सो इफ क्लोरीन इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी तो एडिशनल सेल्स वैल्यू मिलेगा. इसको हम क्या बुलाएंगे? एडिशनल सेल्स वैल्यू. अच्छा, ये एडिशनल सेल्स वैल्यू पाने के लिए कंपनी को क्या करना पड़ेगा? हाँ, सो लेस incremental further processing cost. Less incremental further processing cost 20,000. सी क्वेश्चन में क्या पूछा ना वो थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो. मेरा क्वेश्चन का आंसर दो. टेबल का हेडिंग पढ़ो. क्या लिखा है? इफ फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी. तो मैं आपको पूछना चाहता हूं इफ क्लोरीन इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी, मतलब इफ क्लोरीन इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? कितने का? तो वही हमने कैलकुलेट किया. व्हाट इज दिस 20,000? प्रॉफिट ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग. ओके, सो राइट डाउन 20,000 के सामने प्रॉफिट ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग. फिलहाल थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन में क्या पूछा है वो जाने दो. मेरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मच इज प्रॉफिट ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग? 20,000. ओके, नाउ क्वेश्चन छोड़ो, मेरा क्वेश्चन सुनो. सपोज क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं एडवाइस वेदर क्लोरीन शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी. क्या लिखोगे आप आंसर? यस, इट शुड बी फर्दर प्रोसेस्ड इनटू पीवीसी बिकॉज देयर इज प्रॉफिट ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग. ठीक है. अब आपको ऐसा नहीं पूछा है. आपको क्या पूछा है? एक कस्टमर आया, वो बोलता है क्लोरीन हमें दे दो, वो देने की वजह से हम पीवीसी नहीं बना पाएंगे. अगर सपोज कंपनी ने ऐसा किया तो कंपनी का प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट होगा? तो 20,000 से कम हो जाएगा क्योंकि एट प्रेजेंट हम क्लोरीन को पीवीसी में फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं और एट प्रेजेंट हमको ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट 20,000 का मिल रहा है. और अगर वही चीज हम अगस्त में करते तो हमको 20,000 का प्रॉफिट मिलता. बट क्लोरीन उस लाइफ टाइम स्विमिंग पूल को देने के वजह से हमारा ये प्रॉफिट 20,000 नहीं मिलेगा. दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय 20,000. राइट नाउ नेक्स्ट लाइन कंक्लूजन. ये एडवाइस लिखना पड़ेगा लास्ट में. सिर्फ ये 20,000 लिख के छोड़ दोगे तो नहीं मिलेगा मार्क्स. द ऑपरेटिंग इनकम ऑफ inorganic chemicals, the operating income of inorganic chemicals will reduce by rupees 20,000 in August. The operating income of inorganic chemicals will reduce by rupees 20,000 in August if it
sells 800 tons, if it sells 800 tons of chlorine to Lifetime Swimming Pool, क्या है वो कंपनी का नाम, Lifetime Swimming Pool Products, instead of further processing chlorine into PVC, instead of further processing chlorine into PVC. Okay, actually I want to solve question number 8, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा. चलो ट्राई करते हैं ख़त्म करने का. क्वेश्चन 8 ख़त्म करने का ट्राई करते हैं. ठीक है, चलो लेट अस ट्राई. ख़त्म होगा तो अच्छा है. क्वेश्चन 8, पोकेमॉन चॉकलेट्स. ठीक है, ये वाला क्या 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 करवा रहा है? नहीं, और कोई सेवा? चलो क्वेश्चन नंबर 8, पोकेमॉन चॉकलेट्स वाला क्वेश्चन. लेट अस सी खत्म होगा कि नहीं. मोस्टली तो इट इज डिफिकल्ट. Pokemon Chocolates manufactures and distribute chocolate products. It purchases cocoa beans and processes them into two intermediate products: chocolate powder liquor base and milk chocolate liquor base. ये बीच में कुछ तो ऐसा मार्किंग करो क्योंकि ये लोग का नाम है ये चॉकलेट पाउडर लिक्कर बेस एंड मिल्क चॉकलेट लिक्कर बेस. These two intermediate products become separately identifiable at a single split-off point. Every 500 pounds of cocoa beans yields 20 gallons of chocolate powder liquor base and 30 gallons of milk chocolate liquor base. The chocolate powder liquor base is further processed into chocolate powder. Every 20 gallons of chocolate powder liquor base yields 200 pounds of chocolate powder. Milk chocolate liquor base is further processed into milk chocolate. Every 30 gallons of milk chocolate liquor base yields 340 pounds of milk chocolate. Stop. मुझे क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ना है. पहले हम इतने क्वेश्चन को ही पहले स्टडी करते हैं कि बोल क्या रहा है. ओके, सबसे पहले हम लोग इसको एक डायग्राम फॉर्म में डाल देते हैं सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड ये बोल क्या रहा है. अब चेक करके मुझे बताओ कि सबसे पहले ये लोग के लिए रॉ मटेरियल क्या है. व्हाट इज द रॉ मटेरियल इफ यू कैन सी. Okay, what is the
रॉ मटेरियल, कितना कोको बीन्स ये लोग प्रोसेस करते हैं. क्लियरली बोला है, एवरी 500 पाउंड्स ऑफ कोको बीन्स, कितना पाउंड से लोग डाल रहे हैं? 500 पाउंड्स ऑफ कोको बीन अगर ये लोग प्रोसेस करते हैं तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे दो प्रोडक्ट एमर्ज होते हैं. विच आर द टू प्रोडक्ट्स विच आर एमर्जिंग एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट? अरे वाइट करके कुछ है ही नहीं. चॉकलेट पाउडर लिकर बेस एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस. चॉकलेट पाउडर लिकर बेस एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस, ये दो प्रोडक्ट्स एमर्ज होते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट. व्हाट इज द क्वांटिटी? 20 गैलन्स. ठीक है, 20 गैलन्स एंड 30 गैलन्स. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट, आगे चॉकलेट पाउडर लिकर बेस इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू चॉकलेट पाउडर. सो ये वाला जो प्रोडक्ट है चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, ये लोग उसको फर्दर प्रोसेस करते हैं. पानी, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट? चॉकलेट पाउडर. एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू मिल्क चॉकलेट. थैंक यू. नेक्स्ट, कितना? 20 गैलन्स ऑफ चॉकलेट पाउडर लिकर बेस यील्ड्स 200 pounds of chocolate powder and 30 gallons of milk chocolate liquor base yields 340 pounds of milk chocolate. मतलब ये आप बोल सकते हो कि कंपनी के पास्ट एक्सपीरियंस से वो लोग ने ऐसा पता किया है. ये अजम्पशन नहीं है अभी. हाँ, मतलब वो लोग ने फाइंड आउट किया है कि भाई हम 500 पाउंड ऑफ कोको बीन्स प्रोसेस करेंगे तो ये हमारा प्रोसीजर होगा. ओके, नाउ आई एम रीडिंग फर्दर. प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा फॉर अक्टूबर आर एज फॉलोज. कोको बीन्स प्रोसेस 7500. तो एक्चुअली वो लोग ने कितना कोको बीन्स प्रोसेस किया है? 7500. Cost of processing cocoa beans up to split off point is 7,12,500 including purchase price of beans. तो कोई बता सकता है what is this 7,12,500? This is called as which cost? Joint cost. तो joint cost हमको दिया हुआ है is 7,12,500. अब वो लोग बोल रहे हैं कौन से प्रोडक्ट का कितना प्रोडक्शन सेल्स सब आपको डेटा दिया है. चॉकलेट पाउडर, नाम जरूर से देखो. चॉकलेट पाउडर दैट इज 3,000 पाउंड. सेल्स इज ऑल्सो 3,000 पाउंड. सेलिंग प्राइस इज 190 पर पाउंड. मतलब कहना है से चॉकलेट पाउडर का सेलिंग प्राइस इज ₹190 पर पाउंड. सो यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज 190 पर पाउंड. ओके, कोई बताएगा मिल्क चॉकलेट का सेलिंग प्राइस पर पाउंड कितना है? 237.5. मतलब फाइनल प्रोसेसिंग करने के बाद 237.5 पर पाउंड इज द सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क चॉकलेट. आगे, द अक्टूबर सेपरेबल कॉस्ट. व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेपरेबल कॉस्ट? Separable cost of processing chocolate powder liquor base into chocolate powder are ₹3,02,812.5. This is which cost? Further processing cost. chocolate powder liquor base को chocolate powder में further process करने का cost इतना है. and separable cost, ये लोग ने further processing cost को क्या नाम use किया है? separable cost. So separable cost of processing milk chocolate liquor base into milk chocolate are ₹6,23,437.5. Pokemon fully processes both of its intermediate products into chocolate powder or milk chocolate. There is an active market for these intermediate products. In October, Pokemon could have sold chocolate powder liquor base for 997.5 a gallon.
अगर तुम चॉकलेट पाउडर लिकर बेस को चॉकलेट पाउडर में फर्दर प्रोसेस नहीं करते हो तो चॉकलेट पाउडर लिकर बेस को हम स्प्लिट ऑफ पे बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं? कितने में? 997.5 पर गैलन. सो यहाँ पे देर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर चॉकलेट पाउडर लिकर बेस जिसको हम यहाँ पे स्प्लिट ऑफ पे ही बेच सकते हैं 997.5 पर गैलन. एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस कैन बी सोल्ड एट द रेट ऑफ 1 to 3.5 पर गैलन. ये सेलिंग प्राइस है एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट. ये हमारा बेसिक डायग्राम है, ये क्वेश्चन का बेसिक डायग्राम. ओके, नाउ लिसन केयरफुली. आप लोग सिर्फ क्वांटिटी पे ध्यान दो, आगे का हम लोग करेंगे. क्वांटिटी पे ध्यान दो. कंपनी ने या पोकेमॉन ने क्या एक्चुअली 500 पाउंड्स प्रोसेस किया है? नहीं. अक्टूबर में एक्चुअली उन्होंने कितना? हाँ, सो चाहिए तो आप पेंसिल से लिख सकते हो 7,500 पाउंड्स. बरोबर है. अब इट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अगर आप 500 पाउंड्स को प्रोसेस करोगे तो 20 गैलन्स चॉकलेट पाउडर लिकर बेस का मिलता है और 30 गैलन्स मिल्क चॉकलेट लिकर बेस का मिलता है. तो अगर 7,500 करोगे तो कितना गैलन्स चॉकलेट पाउडर लिकर बेस का मिला होगा और कितना गैलन्स मिल्क चॉकलेट लिकर बेस का मिला है? हाँ, तो करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. 500 में 20 गैलन मिलता है तो 7,500 में कितना मिलेगा? 300 गैलन्स. यस और नो? और 450 गैलन्स. आई मस्ट से, कैन वी से दिस मस्ट बी द एक्चुअल प्रोडक्शन, क्योंकि एक्चुअली कंपनी ने कितना कोको बीन्स प्रोसेस किया है? 7,500 कोको बीन्स अक्टूबर में एक्चुअली वो लोग ने प्रोसेस किया है. तो 7,500 में 300 गैलन्स उनको चॉकलेट पाउडर लिकर बेस का मिला होगा एंड 450 गैलन्स मिल्क चॉकलेट लिकर बेस का मिला होगा. इधर तक समझ में आया? आगे करते हैं. 20 गैलन्स को अगर हम फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 20 गैलन्स को फर्दर प्रोसेस करेंगे तो 200 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट पाउडर मिलता है. तो अगर 300 गैलन्स को आप लोग फर्दर प्रोसेस करोगे तो कितना पाउंड्स ऑफ चॉकलेट पाउडर मिलेगा? 3,000. वो 3,000 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. सी दिस 3,000 दिया ना क्वेश्चन में. ओके, लाइकवाइज कैन यू चेक 450 को अगर आप फर्दर प्रोसेस करोगे, 30 गैलन्स को फर्दर प्रोसेस कर रहे हैं तो 340 पाउंड्स मिल रहा है. सो 450 को करोगे तो कितना मिलेगा? आई होप तुमने कैलकुलेट किया हुआ है. ये 5,100 भी क्वेश्चन में दिया है. और ये लोग ने पूरे का पूरा 3,000 पाउंड्स बेच दिया है एंड पूरे का पूरा 5,100 पाउंड्स बेच दिया है. हैव यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन? क्वेश्चन समझना जरूरी है. ये जो 300 पाउंड्स है, ये 300 पाउंड्स को फर्दर प्रोसेस करने का कॉस्ट इज 3,02,812.5 एंड ये 450 को फर्दर प्रोसेस करने का सेपरेबल कॉस्ट इज 6,23,437.5. ऐसा क्वेश्चन में दिया है. चलो नाउ मुझे एक ही क्वेश्चन पूछना है. हाउ मच इज द जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट? जॉइंट कॉस्ट कितना है? जॉइंट कॉस्ट 7,12,500. ये 7,12,500 को हम लोग अपोर्शन करेंगे. कितने मेथड्स पढ़े हम लोग ने? 3. फर्स्ट मेथड कौन सा है? फिजिकल यूनिट्स मेथड. तो बोलो अगर फिजिकल यूनिट्स मेथड फॉलो करेंगे तो 7,12,500 को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 300:450. यस और नो? सो तीनों मेथड तुमको पूछा है ये क्वेश्चन में. मेथड नंबर 1 फिजिकल मेजर बेसिस, वो बी है. वो लोग ने सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ भी पूछा है एंड एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल मेथड. और एक मेथड पूछा है. व्हाट इज द नेम ऑफ द मेथड? सो
ये सबसे बकवास मेथड है, कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऑफ एनआरवी मेथड। ये मेथड क्या है, कैसे करने का, वो सब हम देखेंगे। फिलहाल हम लोग ये तीन ही मेथड फॉलो कर रहे हैं। व्हाट आर द नेम ऑफ द थ्री मेथड्स? अब यही ऑर्डर में जाएंगे। अब पहले हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? हाँ, तो सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मेथड का हेडिंग और टेबल विल रिमेन द सेम, सेम टेबल सेम हेडिंग। चलो लिखो कौन सा डायग्राम हो तो गया। अभी कितना डायग्राम बनेंगे? बना लिया है डायग्राम? प्रिपेयर द डायग्राम।